नमस्कार। मैं पद्मेश तेलंग आपसे संबोधित हूँ और हम इस समय आरएएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए रिवीजन के बाद जो फिनिशिंग टच होता है उस फिनिशिंग टच के दौर पर चल रहे हैं, जिसमें इसके एग्जामिनेशन के सारे ही सिलेबस के सभी सब्जेक्ट्स पे बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो फिनिशिंग टच के रूप में याद रखने जैसे हैं, उनको लेकर ये हमारी व्याख्यान माला चल रही है। आज के व्याख्यान में हम भारत को ले रहे हैं, भारत के संविधान की चर्चा करेंगे और भारत में राजनीतिक और शासन व्यवस्था क्या है, इसका प्रारंभ आज के इस व्याख्यान में हम करेंगे। देखिए, जहां देश की बात आती है भारत की, कि भारत का अपना एक संविधान है। हमने पिछले इतिहास में जब आपको ये बताया कि 1947 में देश आजाद हो गया अंग्रेजों से, तो उसके बाद एक बहुत बड़ी चुनौती थी भारत के लिए। और फिर भारत ने अपना संविधान बनाया, अपना पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ, इलेक्शन सिस्टम डेवलप हुआ और प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर लागू हुई, जो 1947 से चलकर आज तक हम आप देख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले भारत के संदर्भ में संविधान की बात करूंगा कि संविधान हमारे यहाँ कैसे बना और संविधान बनने की पहले क्या प्रक्रिया हुई। तो देखिए, एक शब्द आता है संविधान सभा। संविधान देश का बनाना था तो संविधान सभा का गठन हुआ। अच्छा, संविधान सभा का गठन हुआ संविधान बनाने के लिए। और संविधान किसी भी देश का एक दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट जिसको कहना चाहिए, या एक परंपरा है जिसमें किसी भी राष्ट्र, संगठन या संस्था के मौलिक सिद्धांत और स्थापित परंपराएं लिखित होती हैं। तो संविधान में सवाल देश का ही नहीं है, आपका कोई इंस्टीट्यूशन भी है, संस्था भी है, उसका भी एक संविधान होता है। तो वो उस संविधान, उस संस्था का या उस देश में क्या मौलिक सिद्धांत होंगे और हमारी क्या परंपराएं होंगी, इसका जो दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट, उसको संविधान कहते हैं। अच्छा, संविधान दो प्रकार के हो सकते हैं, लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। अलिखित तो वो होता है जिसमें सदस्यों को मालूम है कि ठीक है, हमने ये चीजों का एक स्थापना की है और इन इन चीजों को हम लोग मानेंगे। और एक होता है संविधान लिखित। तो भारत के जब संविधान की हम बात कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र की, वो संविधान लिखित संविधान है। और संविधान को बनाने के लिए देश की आजादी के बाद एक संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा बनाई गई जिसका काम ये था कि भारतीय संविधान का प्रस्ताव तैयार करना है। और ये एक बड़ी रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार संस्था थी जिसका गठन 1946 में ही कैबिनेट मिशन जो आया था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था कि देश अगर आजाद होता है, जो 1947 में हुआ, उसके पहले 1946 में ही तैयारी की गई कैबिनेट मिशन के रेफरेंस में कि भारत का संविधान क्या होगा। तो भारत के संविधान का निर्माण करने की जो समयावधि चली, वो देखा जाए तो 6/12/1946, आजादी से पहले चली। विभिन्न चरण थे इसमें और अंत में जाके 15/8/1947 को जब देश आजाद हुआ, 15 अगस्त को, तो उस दिन तक ये समयावधि संविधान के निर्माण के लिए लगी रही। तो थोड़ा सा समयावधि का फैलाउट बताएं आपको कि 1946 में, 6 दिसंबर से शुरू कर रहा हूं मैं, 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। फिर 46 में ही पहली बैठक संविधान सभागार में आयोजित की गई और उसको जेपी कृपलानी ने संबोधित किया था। पहला संबोधन जेपी कृपलानी का। उसके बाद 1946 में ही संविधान सभा बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और कानूनी सलाहकार BN राव बनाए गए। फिर दिसंबर का ही महीना चल रहा है,
1946 का। उद्देश्य और प्रस्ताव संविधान के बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य और प्रस्ताव प्रस्तुत किए। फिर लगता है जनवरी 47, उसमें ये जो उद्देश्य बनाए थे, ये उद्देश्य और प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिए संविधान सभा ने। घटनाक्रम बढ़ता है 6 महीने बाद 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। देश का क्या झंडा होगा 22/7/47 में अपनाया गया। उसके बाद अगले वर्ष 3 वर्ष बाद बल्कि 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हो गया, जिसमें आप देखिए 1946 से जो प्रक्रिया चली तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे, लेकिन 26 जनवरी को 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उसके बाद 1950 में ही संविधान सभा की फिर एक अंतिम बैठक होती है और भारत का संविधान जो तैयार हुआ इस समय तक, वो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे और उसके साथ ही संविधान सभा ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए उन सदस्यों ने और संविधान हमारा लागू हुआ। उसके बाद आप देखिए कि भारत का संविधान जब संविधान सभा द्वारा पारित हो गया और उसको स्वीकार किया गया सर्वसम्मति से, उसके बाद 1948 आता है, देश की आजादी के बाद 16 जुलाई 1948, उसमें एच.सी. मुखर्जी के साथ टी. कृष्णामाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। पहले एक ही उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, अब 2 उपाध्यक्ष बनाए गए और मुख्य अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ही। उसके बाद घटनाक्रम बढ़ता है और अगस्त 1947 29/8/1947 को प्रारूप समिति एक नियुक्त की गई। प्रारूप समिति इस बात की नियुक्त की गई अब संविधान को लागू करना है, बना तो लिया हमने, देश आजाद भी हो गया और उसके बाद हमको प्रारूप समिति हमने इसका गठन किया। फिर जब 15 अगस्त को जब हमको देश को आजादी मिल गई थी और भारत डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में विभाजित हो गया, हिंदुस्तान का अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो फिर हमारा संविधान का रोड मैप जो था वो स्पष्ट हो गया कि भारत का संविधान अब लागू करना है। और ये संविधान के बारे में थोड़ा सा और भूमिका बताएं कि कैबिनेट मिशन जो योजना थी अंग्रेजों की, उन्होंने भारत की संविधान सभा का गठन का प्रावधान किया था और उसमें सीटें कितनी रहेंगी, गवर्नर प्रांत कितने रहेंगे, आयुक्त कितने रहेंगे, बहुत सारी बातें थी, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। और 3 जून 1947 को आजादी के पहले एक माउंटबेटन योजना भी फिर आई। माउंटबेटन योजना के बाद फिर जो देशी रियासतें थी, देशी रियासतें बहुत सारी थी, देश छिन्न भिन्न था, उन देशी रियासतों को भी संविधान सभा में शामिल हो गई ताकि पूरे देश का संविधान एक साथ लागू हो। तो संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली अब कैसे एग्जीक्यूट होगा, वो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कुछ उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था और उस दिन अलग पाकिस्तान की मांग की थी 9 दिसंबर 1946 को। यानी मुस्लिम लीग ने कहा था कि आप कुछ भी बनाइए, हम शामिल नहीं होना चाहते, हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। तो उस 9 दिसंबर 1946 की जो पहली बैठक थी संविधान सभा की, उसमें कुछ उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए गए, अल्पसंख्यकों को लेकर, भारतीय सीमाओं को लेकर, और न्याय और समानता और स्वतंत्रता 3 शब्द सुनिश्चित किए गए कि संविधान में सभी नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, समानता मिलनी चाहिए और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये 3 हमारे संविधान के बेसिक फंडामेंटल्स पिलर्स हैं सभी नागरिकों के लिए, न्याय, समानता और स्वतंत्रता। अब आप देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था, अंग्रेजों ने जो बना के दिया था, 1947 के बाद क्या परिवर्तन होता है कि संविधान सभा को, जो संविधान सभा बनी थी, उसको पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया। संप्रभु का मतलब जिसको टोटली अपने आप में पूरी सक्षम हो, सारी पावर हो। और
फिर संविधान सभा के बहुत सारे कार्य थे कि 22 जुलाई 1947 को जैसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी के 2 दिन पहले राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया, जनगण मन और वंदे मातरम। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। और फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित हुआ और उसके बाद 2 दिन बाद ही संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से इस संविधान को देश पे लागू करना घोषित कर दिया। अब देखिए, संविधान सभा जो बनी संविधान बनाने के लिए, तो संविधान बहुत लंबा चौड़ा कानून था पूरे देश के लिए, तो उसकी कुछ समितियां बनाएंगी। तो बहुत सारी प्रमुख समितियां थी इसमें। संघ शक्ति समिति थी, संघ संविधान समिति थी, प्रक्रिया नियम समिति थी, इसके अलावा राज्य समिति थी राज्यों से समझौता करने के लिए, और संचालन समिति थी। इस तरह की बहुत सारी समितियां थी, ये प्रमुख समितियां थी। कुछ लघु समितियां भी थी जिसमें कार्य संचालन समिति थी, राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में कोई समिति थी, सर्वोच्च न्यायालय के लिए कोई समिति थी, भाषाई प्रांत आयोग के लिए कोई समिति थी। ये बहुत सारी समितियां बनाई गई। इसमें बहुत सारे कुछ बड़े नाम जुड़े थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, H.C. मुखर्जी थे, और A.K. अय्यर थे, डॉक्टर K.M. मुंशी थे। ये बहुत सारे विद्वान लोगों ने, सक्षम लोगों की ये समितियां हुई थी। तो देखिए, एक प्रारूप समिति आया, प्रारूप फॉर्मेट, संविधान का प्रारूप क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा। एक प्रारूप समिति बनी और 29 अगस्त 1947 को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया देश की आजादी के बाद। इस समिति में 7 सदस्य थे और 7 सदस्य में आप देखिए अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। और इस समिति ने अपना पहला प्रारूप, संविधान का जो फॉर्मेट था, पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया और दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया। कुछ मैं संविधान के बारे में बेसिक्स और बताऊं याद रखने जैसे। संविधान के जो मुख्य प्रारूपकार थे, मुख्य जो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका प्रारूप बनाया, वो थे S.N. मुखर्जी। और संविधान सभा का जो प्रतीक था, संविधान सभा का एक प्रतीक लोगो, वो हाथी बनाया गया और हाथी की आकृति सभा की मोहर पर उकेरी गई। सभा की जो मोहर बनाई गई थी उस पर हाथी की आकृति उकेरी गई थी। संविधान का प्रभाव में आना भी हमने आपको बताया कि B.R. अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप प्रथम वाचन के लिए प्रस्तुत किया, उसको पढ़ के सुनाया उन्होंने। द्वितीय वाचन फिर 15 नवंबर 1948 को होता है, तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 का होता है, और संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को पारित होता है। इसको हम संविधान दिवस कहते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस, अंतिम प्रारूप फाइनल करने का वाचन होता है। और 26 नवंबर 1949 को जो अपनाया गया संविधान का प्रारूप था, उसमें एक प्रस्तावना थी संविधान की, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, और इस तरह से बाद में फिर और प्रावधान आते गए, बहुत अनुच्छेद भी आते गए, और सारे शेष प्रावधान आते आते 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। समय के हिसाब से उसके बाद आज तक कई संविधान संशोधन भी हुए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं ने मिलके, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन अब संविधान को लागू होने की आपको इतिहास हमने बताया 26 जनवरी 1950 तक। अच्छा, अब भारतीय संविधान की विशेषताएं बताएं हम कि संविधान की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता तो ये है कि यह सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। जो मूल रूप से 1949 में संविधान में क्या क्या था, प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, वो 22 भागों में विभाजित थे,
8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में एज ऑन टुडे इसकी तुलना में इसमें प्रस्तावना है और 448 अनुच्छेद हैं, 25 भागों में जो विभाजित हैं और 12 अनुसूचियां हैं। और संविधान में तब से लेके अब तक 1950 से लेकर अब तक कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। देश काल परिस्थिति को देखते हुए 106 संशोधन हम कर चुके हैं। संविधान जब भारत का बना तो उसमें कई देशों के संविधानों को भी रेफर किया गया था, उनसे भी कुछ जानकारी ली गई थी, उनके आधार पर भी यहाँ बनाने की कोशिश की गई थी। उसमें जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची जो है संविधान में, समवर्ती सूची मतलब कुछ विषय केंद्र डील करेगा, कुछ विषय राज्य करेगा और कुछ विषय दोनों मिलकर करेंगे, है ना। जैसे रक्षा विभाग है, रेलवे है, ये सब केंद्र करेगा, लेकिन शिक्षा को केंद्र भी करेगा और राज्य भी करेगा। तो ऐसी जो कॉमन वाली सूची है उनको समवर्ती सूची कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान में था, हमने समवर्ती सूची वहां से ली। इसी तरह से कई देशों से हमने कई सारी चीजें ली है। कनाडा से जिसे हमने लिया कि राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाएगी। जापान से हमने लिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद 21 का प्रावधान लिया हमने। और सोवियत संघ के प्रावधान संविधान से हमने मूल कर्तव्य, ड्यूटीज नागरिक की, वो कंसेप्ट लिया। इस तरह से बहुत सारी चीजें। ब्रिटेन जिनसे हम फ्री हुए उनसे भी हमने, उनके संविधान से भी संसदीय शासन प्रणाली ली, कानून का शासन लिया, विधायी प्रक्रिया ली, एकल नागरिकता, देश में ड्यूअल नागरिकता नहीं होगी, डबल, 2 देशों की नागरिकता एक साथ नहीं चलेगी, और मंत्रिमंडल की प्रणाली ली हमने, और संसदीय विशेषाधिकार लिए, सांसदों को विशेषाधिकार, और द्विसदनी व्यवस्था। द्विसदनी मतलब लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होंगे। ये चीज हमने ब्रिटेन के संविधान से ली थी। अमेरिका के संविधान से भी हमने मौलिक अधिकार लिया था, उपराष्ट्रपति पद का होना लिया, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया है उसको हमने अमेरिका से लिया। इस तरह से फ्रांस से हमने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए। इस तरह से ये कुछ भारत का संविधान बहुत सारे देशों के संविधान से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। कुछ और विशेषताएं संविधान की कि हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कि हमारा आधिकारिक रूप से, अधिकृत रूप से कोई राज्य का धर्म नहीं है, स्टेट का कोई धर्म नहीं है। और नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, नम्यता मतलब लचीलापन और रिजिडनेस भी, स्ट्रिक्टनेस भी। कुछ प्रावधानों में हमने नम्यता रखी है, कुछ में अनम्यता, मतलब जैसे कुछ प्रावधान को तो लोकसभा विधान और राज्यसभा ही पास कर सकती है संविधान संशोधनों को, और कुछ में हमने 2/3 बहुमत की कंपल्सन कर दिया है कि 2/3 बहुमत तो होना ही चाहिए कुछ बड़े जो मुद्दे हैं। तो ये लचीलापन भी है इसमें। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप होगी। ये जो संघ द्वारा एकल नागरिकता है ये सभी राज्यों में मान्य होगी। ऐसा नहीं है कि कोई नागरिकता राजस्थान के लिए अलग है और मध्य प्रदेश के लिए अलग है। एकल नागरिकता का प्रावधान था। स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका होगी कि न्यायपालिका इंडिपेंडेंट काम करेगी। इस तरह से कुछ चीजें, ये अन्य व्यवस्थाओं की बात मैं कर रहा हूँ। एक आपातकालीन प्रावधान भी दिया गया है इमरजेंसी का, कि देश की कभी एकता, अखंडता, संप्रभुता और रक्षा में कोई संकट आया तो उसके सुरक्षा के उपाय के लिए देश में आपातकाल भी लागू किया जाता है। ये भी हमारी अन्य विशेषता है। अनुच्छेद बहुत सारे हैं। मोटे मोटे पे बताऊं कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद और जो भाग हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं। संघ और उसका क्षेत्र मेंशन है, नागरिकता के बारे में लिखा गया है, मौलिक अधिकार नागरिकों को क्या है वो लिखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होंगे वो लिखा है, मौलिक कर्तव्य भी लिखा गया है कि नागरिकों के खाली मौलिक अधिकार और सरकार के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत के अलावा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी। और संघ जिसको कहा है उसमें कार्यपालिका, ब्यूरोक्रेसी, संसद, लेजिस्लेचर, राष्ट्रपति की शक्तियां, संघ की न्यायपालिका, जुडिशरी, और भारत का महान्यायवादी, बिल्कुल जो हाईएस्ट, जो हमारा अधिवक्ता कहना चाहिए भारत सरकार का, ये सब संघ की व्यवस्था में दिया। और राज्य की व्यवस्था में
भी कार्यपालिका ब्यूरोक्रेसी है। राज्य के विधानमंडल हैं, विधानसभा, विधान परिषद, और राज्यों में राज्यपाल होगा, उसकी शक्तियां क्या होंगी, और राज्यों में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स होंगे। सेंटर में तो, संघ में तो सुप्रीम कोर्ट है, और फिर उच्च न्यायालय के अधीन राज्यों में क्या न्यायालय होंगे। ये सारी व्यवस्थाएं भी इसमें दी गई अलग अलग अनुच्छेदों में, अलग अलग भाग में। भाग फिफ्थ, पांचवें भाग में ये संघ की सारी थी, केंद्र की, और छठे भाग में मैंने ये राज्य के सारे कार्य बताए आपको। आठवें भाग में केंद्र शासित प्रदेश जो हैं हमारे, उनके बारे में डिटेल दिया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पांडिचेरी है, गोवा है, इन सब की चर्चा आठवें भाग में है। पंचायतों की चर्चा है, नगर पालिकाओं की चर्चा है, सहकारी समितियों की चर्चा है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद की चर्चा है। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी तय होगी, उसकी चर्चा है संविधान में। राजभाषा, भाषा कौन कौन सी देश की होंगी, अलग अलग प्रदेशों की भाषाओं को किस तरह से प्रतिनिधित्व दिया गया, उसकी चर्चा है। और फिर संविधान का संशोधन कैसे किया जाता है, उसकी चर्चा है। कहने का मतलब है कि संविधान में सारे ही संभावित प्रावधानों को शामिल किया गया है। अच्छा, भारतीय संविधान की कुछ अनुसूचियां हैं। तो अनुसूचियां जो हैं, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नीतियों, शक्तियों और प्रशासन का वर्गीकरण और विवरण कैसा होगा, इन अनुसूचियों में उसकी चर्चा है। तो जिसमें कैसे शपथ ली जाएगी, कैसे वेतन होगा, भूमि सुधार, दल बदल, नगर पालिका, पंचनगर, पंचायत, ये सारी चीजें इसमें अनुसूचियों में शामिल है। तो कई सारी अनुसूचियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, उसमें शपथ पत्र का प्रारूप वगैरह, ये सारी चीजें, भारत के राष्ट्रपति के क्या विशेषाधिकार होंगे, ये सारी, न्यायाधीश के क्या विशेषाधिकार वगैरह होंगे, ये सारी चीजें इन अनुसूचियों में वर्णित है। सूची की जब बात कर रहे हैं हम, तो 4 प्रकार की सूचियां हैं संविधान में। एक तो है संघ सूची। संघ सूची में केवल संघीय विधायिका ही उसमें कानून बनाएगी। केंद्र ही, संघ मतलब केंद्र, सेंटर, ये संघ सूची में कुछ विषय दिए हैं जिन पर कानून बनाने का हक सिर्फ केंद्र को दिया गया है। इसमें जैसे रक्षा है, परमाणु ऊर्जा है, विदेश मामले हैं, युद्ध और शांति का मामला है, बैंकिंग है, रेलवे है, डाक और तार विभाग है, विमानन है, उड्डयन, बंदरगाह है, विदेशी व्यापार है, मुद्रा और सिक्का निर्माण है। इसके लिए पावर हमने संविधान ने संघ सूची में दी है केंद्र को। राज्य सूची जो है, विभिन्न राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु टाइप के, इन राज्यों के लिए एक राज्य सूची का प्रावधान दिया है संविधान में। इसमें राज्य के जो विधानमंडल हैं, विधानसभा है, विधान परिषद है, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए हैं कि वे भी कानून बना सकते हैं अपने अपने राज्यों के लिए। उसमें जैसे कृषि है, पुलिस है, जेल है, लोक स्वास्थ्य है, भूमि है, शराब है, और पशुधन पशुपालन है, और जो स्टेट की सार्वजनिक सेवाएं हैं, सार्वजनिक सेवाएं, आरएस का एग्जाम जैसे है, ये सब राज्य सूची में आते हैं। और केंद्र सूची में भी आईएएस वगैरह की सेवाएं हैं, ये सारी सेंटर के हाथ में नहीं है। एक कुछ विषय ऐसे रखे जिनको कहा गया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों उन विषयों पर कानून बना सकते हैं। कुछ कॉमन विषय हैं, जैसे शिक्षा, सेंटर की भी पॉलिसी शिक्षा की हो सकती है और राज्यों की भी अपने अपनी लोकल कंडीशन के हिसाब से हो सकती है। कि जैसे तमिल भाषा में वो कहते हैं कि हमारे भाषा में, या मराठी भाषा में, तो राज्यों को भी कहा है कि आप अपना शिक्षा का माध्यम या शिक्षा में जो कोर्स रखना चाहें अपने लोकल, और सेंटर के हिसाब से भी होता है। इसीलिए आपने देखा होगा सीबीएसई का एग्जाम भी होता है और आरबीएसई का एग्जाम भी होता है, स्टेट की भी होते हैं। तो समवर्ती सूची में शिक्षा है, वन है, व्यापार संघ है, मिलावट के संबंध के मामले हैं, और दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार, गोद लेने के उत्तराधिकार, ये भी समवर्ती में है। इसके बाद भी कुछ अवशिष्ट बच जाती हैं, वो शक्तियां हैं, उनके लिए अनुच्छेद 248 है, और इनमें वो मामले आते हैं जो कहीं स्पेसिफिक रूप से, स्पष्ट रूप से न संघ सूची में लिखे हैं,
ना राज्य सूची में लिखे हैं, ना समवर्ती सूची में लिखे हैं। तो वो सब मामले जो किसी सूची में नहीं है, वो सब अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 में आ जाती हैं। और इसमें एक प्रावधान है अवशिष्ट कर लगाने की शक्ति भी है, टैक्स, एक अवशिष्ट टैक्स भी, रेजिड्यू टैक्स जिसको कह सकते हैं, कि स्टेट और सेंट्रल के अलावा भी कोई टैक्स बचता है लगाने जैसा, तो अवशिष्ट शक्तियों में आता है। तो ऐसे कुल 12 अनुसूची हैं पूरे संविधान में। बहुत सारे डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे संविधान संशोधन भी हो चुके हैं, इनका डिटेल हम अभी नहीं लेंगे। इसके बाद हम संवैधानिक संशोधन और आधारभूत सूचना का जो सिद्धांत है, आधारभूत सूचना मतलब बेसिक जो इंफ्रा, जिसको आधारभूत संरचना स्ट्रक्चर है संविधान का, उसका जो सिद्धांत है, और संविधान में जो संशोधन संभावित हैं, कि भाई लगता है कि संविधान में अब देश काल परिस्थिति के हिसाब से संविधान जरूरी में संशोधन जरूरी है। जैसे जम्मू कश्मीर का 370 में विशेषाधिकार था, वो मोदी सरकार ने उसमें संशोधन करके वो 370 का अधिकार समाप्त कर दिया। तो कुछ संशोधन ऐसे समय समय पर होते आए हैं, सरकारों को लगा है। तो इसके लिए भी संविधान में एक प्रावधान दिए गए हैं कि संशोधन कैसे होंगे। संवैधानिक प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान का भाग 20 जो है, और उसमें जो अनुच्छेद 368 है, उसके अंतर्गत ये परिवर्तन किए जाते हैं। और संवैधानिक संशोधन का जो आइडिया हमने लिया वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो इसमें 368 नाम के अनुच्छेद में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसका वर्णन है। अच्छा देखिए, संविधान संशोधन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो एक तो होता है संशोधन करना है साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत कर दो, थोड़ा सा 50% से ज्यादा हो, उसके आधार पर संविधान संशोधन कर लो। एक होता है विशेष बहुमत द्वारा, उसमें क्या होता है कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, प्रत्येक सदन के, लोकसभा का और जिस राज्यसभा का, कुल सदस्यों का बहुमत हो, और प्रत्येक सदन में उपस्थित और फिर मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत हो, उसको कहते हैं विशेष बहुमत द्वारा। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय हैं जिनमें संशोधन है, उसमें 2/3 बहुमत का जरूरी है, उसको विशेष बहुमत कहते हैं। एक तीसरा प्रकार और है संविधान संशोधन का, वो है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से। राज्यों की भी सहमति होना जरूरी है, खाली ऐसा नहीं कि केंद्र लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कर दें साधारण बहुमत या विशेष बहुमत से। विशेष और भी मुद्दे हैं, उनमें राज्यों की सहमति भी जरूरी है। तो संसद का जो विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य की जो विधानसभा है उनकी सहमति जरूरी है, उसमें वो उसके आधार पर संविधान संशोधन लागू होगा। जैसे 2017 में देश में लोकल स्टेट के जो अलग अलग राज्यों के कर लेने थे, टैक्स लेने थे, उन सबको कंबाइन करके चुंगी कर, सेल्स टैक्स, मनोरंजन कर और सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल एक्साइज, है ना, ये सारे करों को कंबाइन करके जो जीएसटी आया, जीएसटी को खाली, क्योंकि देश के लेवल का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था, उसमें संसद के साथ साथ लोकसभा विधानसभा के साथ साथ विभिन्न राज्यों की भी सहमति ली गई। आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं ने जब इसको ओके कहा, तब जाके जीएसटी पूरे देश में लागू हुआ। तो संशोधन का प्रकार हमने 3 प्रकार बताया, और इसमें भी बहुत सारी प्रक्रिया है। प्रक्रिया में पहले तो संशोधन जो विधेयक करना चाहते हैं, वो विधेयक के प्रथम सदन में विधेयक की प्रस्तुति होगी। एक सदन जो है लोकसभा में, जैसे बिल पेश हुआ, उसके बाद आवश्यक होता है तो उसको वहां से निकल के फिर दूसरे सदन में जाता है, राज्यसभा में, भाई तुम भी पारित करो बहुमत से, वहां जो सदस्य हैं, फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, इसको आप ओके करो। ये पूरी बहुत सारी प्रक्रिया है। थोड़ी सी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम, लेकिन महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन अधिनियम है, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लागू हुआ, उसमें कुछ अनुच्छेद बदले गए। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में आया, उसमेमें उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तय हुआ, साझा उच्च न्यायालय बने। और 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में आया, उसमें न्यायाधीशों की आयु और उनकी भत्ता, इन सब पे बात हुई। 42वां संशोधन
संविधान का हुआ 1976 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट संशोधन था। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर, मूल कर्तव्यों पर, है ना, मूल कर्तव्य जोड़े गए इसमें 1976 में। पहले मूल कर्तव्य भी मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी के राज्य में मूल कर्तव्य का भाग 4 क जोड़ा गया 1976 संशोधन में। समवर्ती सूची में कुछ नाम बढ़ाए गए। आपातकाल का प्रावधान किया गया कि देश में आपातकाल इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती है, इसका प्रावधान था। ये बहुत सारे संशोधन हुए। उसके बाद 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है। उसमें मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये संशोधन हुआ। देखिए, इंदिरा गांधी के समय जो इमरजेंसी लगी थी, उसमें इमरजेंसी में ये प्रावधान कर दिया गया संविधान संशोधन का 1976 से कि आपातकाल अगर लगता है, इमरजेंसी लगती है देश में, तो आपके नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाएगा, किसी का कोई मौलिक अधिकार नहीं होगा। लेकिन उसको पलट के 1978 में जब इंदिरा सरकार हारी और दूसरी सरकार आई, उन्होंने उसको संशोधन करके कहा कि नहीं, आपातकाल भी अगर लगता है तो मौलिक अधिकार तो निलंबित नहीं किए जा सकते। 1978 में आपातकाल पे कुछ प्रावधान दिए, कैबिनेट की सिफारिश पे दिया। संपत्ति का अधिकार 1978 में आया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में की लिस्ट में था, उसको हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। ये 1978 का संशोधन था। बहुत सारे संशोधन हैं, उनकी चर्चा नहीं करेंगे हम। और आगे हम बढ़ते हैं। कुछ बहुत आधारभूत संरचना की जब बात करें संविधान की, कि संविधान में कुछ बड़े ऐसे मामले हुए जो बड़े उल्लेखनीय ऐतिहासिक मामले हुए। जैसे एक गोलकनाथ बनाम पंजाब का, एक पंजाब स्टेट का एक मामला आया 1967 में। बहुत लैंडमार्क जजमेंट था ये, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 की ही संवैधानिकता को चुनौती दे दी गई कि 1964 का जो संशोधन अधिनियम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी संवैधानिकता को ही चैलेंज किया गया। इसमें गोलकनाथ का एक फैसला हुआ था। और एक बड़ा मशहूर फैसला और होता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में। इसे मौलिक अधिकारों का मामला भी कहा जाता है। इसमें भी क्या चैलेंज किया गया कि जो 29वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 है, उसकी जो संवैधानिकता थी, संवैधानिकता कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, उसको ही चुनौती दे दी गई। तो ये दो बड़े लैंडमार्क जजमेंट थे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बताकर चुनौती दी गई उस संशोधन को। और केशवानंद भारती के मामले में 1973 में जो संशोधन अधिनियम 1971 था, उसकी ही संवैधानिकता को चैलेंज कर दिया गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान में ये संशोधन किए ही नहीं जा सकते। ये मैटर्स सुप्रीम कोर्ट तक जाके ये दो बड़े मामले हुए। एक बड़ा उल्लेखनीय मामला हुआ 1975 में, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला। इलेक्शन का मामला था। इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन जीता था राजनारायण के खिलाफ, तो वो राजनारायण साहब ने उसको सुप्रीम कोर्ट तक, वो हाई कोर्ट तक केस गया, और उसमें इंदिरा गांधी का निर्वाचन जो था वो अवैध, गलत तरीके से जीती गई का फैसला था। और हाई कोर्ट का फैसला था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और इंदिरा गांधी ने उसके बाद अपनी सत्ता को नहीं छोड़कर संविधान में ही संशोधन कर दिया, देश में इमरजेंसी लागू कर दी। ये बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला 1975। सर्वोच्च न्यायालय ने वो जो 39वां संशोधन अधिनियम 1975 था, उसमें एक उस प्रावधान को अमान्य कर दिया जिसने उस संशोधन में कहा था कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों को सभी अदालतों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाता है। मतलब प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का अगर कोई विवाद है तो कोई कोर्ट इसको तय नहीं करेगा। ये एक संशोधन कर दिया था संविधान में, इसको इस केस में हटा दिया गया। ये बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण।
और भी बहुत सारे मामले हैं, उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो आधारभूत संरचना जो है संविधान की, बेसिक्स जो बातें हैं, उसमें आप देखिए संविधान की सर्वोच्चता है कि देश में संविधान से बढ़ के कोई चीज नहीं होगी, है ना। न्यायपालिका वगैरह सब जो भी है, कार्यपालिका, विधायिका, संविधान को सर्वोच्च मानेंगे। और इसमें आधारभूत संरचना जो संविधान में है, उसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता पर चर्चा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, मौलिक अधिकारों की चर्चा है, और समानता का सिद्धांत है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सिद्धांत है, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करेंगी, उसमें कार्यपालिका या विधायिका का दखलंदाजी नहीं होगी। और ये सारी जो बेसिक चीजें थी, ये सब चीजें इसमें संविधान में शामिल हुई है। मैं इसके आगे, चूंकि अभी संविधान में ही हम चल रहे हैं, तो इसकी एक प्रस्तावना पे बात करें कि संविधान में जो लिखा गया उसमें सबसे पहले एक प्रस्तावना है। और प्रस्तावना को एक तरह से के एम मुंशी साहब ने कहा कि संविधान में जो प्रस्तावना लिखी थी, प्रीफेस, जैसे कोई भी किताब लिखते हैं तो इसमें सबसे पहले उसके बारे में पूरा उद्देश्य, प्रस्तावना बताई जाती है, ऐसी संविधान की प्रस्तावना है। तो के एम मुंशी साहब ने कहा कि ये प्रस्तावना नहीं है, बल्कि हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। इसको जन्म कुंडली कहा गया था प्रस्तावना को, ये के एम मुंशी साहब ने कहा था। प्रस्तावना में जो अलग अलग घटक हैं, फैक्टर्स हैं, उसमें आप अगर भाषा पढ़ें शुरू में, तो पहला ही उद्देश्य प्रस्तावना से पता पड़ जाता है कि संविधान क्या कहना चाहता है। वो कहता है कि हम भारत के लोग, मैं नहीं लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इसके समस्त नागरिकों को ये करने के लिए इसको आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। ये समर्पण, बुक का जैसे समर्पण होता है ना, किसी को हम समर्पित करते हैं, ऐसे ही संविधान की प्रस्तावना बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। संविधान का शुरुआत इससे होती है कि हम भारत के लोग, और क्या क्या शब्द दिए हैं कि भारत को क्या क्या बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, किसी पे अधीन नहीं है, संपूर्ण प्रभुत्व, टोटल सॉवरेनिटी हमारी है, समाजवादी हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, कोई धर्म वगैरह को नहीं मानेंगे, और लोकतंत्र में गणराज्य को बनाने के लिए हम इसको, संविधान को अंगीकृत करते हैं, लागू करते हैं आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को। ये प्रस्तावना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है। तो आप देखिए इसमें जो संप्रभुता शब्द दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोवरेनिटी जिसको कहते हैं, कि उसका अर्थ है कि सरकार पर कोई आंतरिक या बाह्य शक्ति का नियंत्रण नहीं होगा। समाजवाद शब्द आया इसमें, सोशलिस्ट प्रस्तावना में। सोशलिस्ट एक्चुअली मूल संविधान में ये नहीं था, इसे 42 से संविधान जो संशोधन है उसमें शामिल किया इस समाजवाद को, कि हम लोग समाजवाद के लिए काम करेंगे। और भारतीय समाजवाद जो था वो रशिया के, रूस के, कार्ल मार्क्स के समाजवाद नहीं है, है ना, कम्युनलिज्म जिसको कहना चाहिए, समाजवाद सोशलिज्म कहते हैं। भारत का समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण है, वो भारतीय समाजवाद हम लागू करेंगे। प्रस्तावना में एक शब्द है धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, बहुत विवादित शब्द है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इस धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म शब्द को लागू किया गया था, शामिल किया गया इस प्रस्तावना में। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, 1976 में जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था वो कांग्रेस के युग में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, और उनकी इमरजेंसी के समय के बाद हुआ था। उसमें उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म हमारे देश का ना तो कोई भारत धार्मिक है, ना अधार्मिक है, ना हम धर्म विरोधी हैं, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी धर्म विशेष का समर्थन नहीं करता है। इस धर्मनिरपेक्षता शब्द को, ये बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है देश का, प्रस्तावना में शामिल है। और प्रस्तावना एक शब्द और आया है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अर्थात सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के प्रति ही जवाबदेह और उत्तरदायी होती है। एक शब्द इसमें और आया प्रस्तावना, न्याय,
न्याय, इस न्याय शब्द को रूसी क्रांति जो हुई थी 1917 उससे प्रेरित लेके, इस रूसी क्रांति के न्याय शब्द से प्रेरित होकर इस प्रस्ताव में न्याय शब्द को जोड़ा गया कि भोजन, कपड़ा, आवास, ये जो निर्णय लेने में भागीदारी और गरिमापूर्ण हम जीवन जिए, ये जो न्याय होना चाहिए आम नागरिक के संग, उस न्याय को हम संविधान में इंश्योर करते हैं। तो न्याय सामाजिक भी होता है, न्याय आर्थिक भी होता है, न्याय राजनीतिक भी होता है। ऐसे ही प्रस्तावना में एक शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, लिबर्टी। लिबर्टी में स्वतंत्रता को इतना महत्व दिया गया है हमारे संविधान में कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कि हमारी कोई गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, देश में हम कहीं भी घूमें, कुछ भी बोलें, अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने विचारों को, अपने आइडियाज को। और इस स्वतंत्रता शब्द को फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी फ्रांस की, और 1789 से 1799 में, वहां से ये कंसेप्ट लिया गया कि हम लिबर्टी को, स्वतंत्रता शब्द को भी प्रस्तावना में जोड़े। प्रस्तावना में एक शब्द और आया है समता, इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मतलब किसी भी वर्ग विशेष को कोई विशेष अधिकार नहीं मिले, सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले, ये समता, इक्वेलिटी को हमारा संविधान इंश्योर करेगा। और एक शब्द इसमें प्रस्तावना में और है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। भाईचारे का भाव है और इसको भी प्रस्तावना में महत्व दिया गया है। तो ये सब संविधान की बेसिक्स बातें थी जो हमने आपको बताई, कुछ याद रखने के हिसाब से भी है और कुछ पूरा इसका एक खाका समझने के लिए भी है, क्योंकि हम संविधान की चर्चा कर रहे हैं। आज का लेक्चर हम यही समापन करते हैं। अब संविधान के जो अन्य प्रावधान है, मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व वगैरह है, उसको हम अगले लेक्चर में लेंगे। तब तक बने रहिए, शुभकामनाएं। ये जो जिसको हम कह रहे हैं फिनिशिंग टच के नोट शायद आपको अच्छे लग रहे होंगे, आपके परीक्षा में सफलता के लिए शुभकामनाएं। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।